चलो फिर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Today we are going to study the contours and all the remaining topics that is in your syllabus. तो start करते हैं शुरुआत कंटूर से. चलो पीपीटी दिख रही है? नहीं सर अभी तो नहीं. अच्छा सॉरी, मैंने डायरेक्ट पीपीटी खोल दी ना. कंटूर बेसिक चल रहा तो कंटूर मेजरमेंट आ गया. चलो शुरू करते हैं. कंटूर्स. कंटूर बता सकते हो क्या होता है? अब दिख रहा है सबको? कंटूर दिख रहा है? हाँ सर. यस सर. है ना? तो शुरू करते हैं. कंटूर होता क्या है? देखो सबसे पहले हम लोग सर्वेइंग में कंटूर पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि देखो क्या होता है, हमें अब तक हमने क्या कर लिया था, लेवलिंग कर ली थी. सर्वेइंग हम क्या कर रहे थे, पॉइंट्स ले रहे थे. ठीक है, अब इस जो हमने पॉइंट्स लिया, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर लेवल, जब सेम लेवल पे हम जो पॉइंट को कनेक्ट कर देना तो उससे एक बनता है कंटूर. ठीक है, कंटूर में भी सर्कुलर कंटूर, मतलब देखो जैसा सेम एलिवेशन के पॉइंट को जोड़ना इज नोन एज कंटूर. ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा देखते हैं अभी कंटूर इंटरवल क्या होता है. मतलब कहने का मतलब है, देखो एकदम बेसिक से हम लोग समझेंगे कंटूर बनता कैसे है, क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, कैसे ये पूरा हम लोग करने जा रहे हैं. ठीक है, so now starting with contour interval. What is contour interval? It is a vertical distance between the consecutive contours. Generally constant contour interval is preferred throughout the map. Generally contour interval is taken 1 to 15 meter. Smaller the contour interval, more precisely the terrain relief is predicted on the plan. कहने का मतलब क्या है, कंटूर का इंटरवल कुछ होगा, है ना, दो कॉन्सिक्यूटिव कंटूर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज कंटूर इंटरवल. ठीक है, अब हम करते क्या है, इसको जनरली जो कंटूर इंटरवल होता है दैट इज 1 to 15 मीटर. ठीक है, जितना स्मॉलर कंटूर होगा उतना प्रिसाइज टेरेन हमें मिलेगा, मतलब प्रिसाइज हमें उसका एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा. ठीक है, तो कंटूर इंटरवल डिपेंड किस किस पे कर रहा है, स्केल ऑफ द मैप पे, पर्पस ऑफ द मैप पे, नेचर ऑफ द ग्राउंड पे, टाइम पे और फंड कितना है. ठीक है, अब देखो छोटी छोटी चीज बताता हूँ. अगर आपकी स्केल ऑफ द मैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्केल ज्यादा का मतलब मैंने बताया था, हमारा स्केल अगर ज्यादा होगा तो हमारा उतना प्रिसाइज डेटा नहीं आ पाएगा. ठीक है, तो स्केल कम से हम प्रिसाइज डाटा ले सकते हैं. और पर्पस ऑफ द मैप, कैसा मैप बनाना है, आपको इंडिया का मैप बनाना है, आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन का, पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर एक स्टेट का या पर्टिकुलर आपको जगह का मैप बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग कंटूर इंटरवल चेंज होता रहेगा.
ठीक है। अब नेचर ऑफ ग्राउंड कैसा है, टेरेन बहुत ज्यादा पहाड़ी है या बहुत ज्यादा वैली पे है, तो उसके आधार पे अलग अलग कंटूर बनते हैं, ठीक है। और टाइम पे भी डिपेंड करेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अगर आप प्रिसाइज डेटा लोगे तो, ठीक है। और फंड्स पे भी डिपेंड करेगा, बहुत ज्यादा फंड है तो आप एकदम प्रिसाइज डेटा ले पाओगे, और अगर फंड कम है तो आप ले लोगे, ठीक है। तो कंटूर्स इंटरवल, द कंटूर इंटरवल डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ द मैप, वही चीज मैंने बताई, इफ द स्केल इज स्मॉल द कंटूर इंटरवल इज केप्ट लार्ज सो दैट देयर इज नो ओवर क्राउडिंग ऑफ द कंटूर्स, मतलब कहने का मतलब स्केल अगर कम है, ठीक है, तो कंटूर इंटरवल को हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपका ओवर क्राउडिंग ना हो पाए। ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या है, एक ही पर्टिकुलर स्पेस पे बहुत सारे डेटा आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा ना हो पाए कि एक के ऊपर एक डेटा आने लग जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंटूर इंटरवल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। इफ द स्केल इज लार्ज द कंटूर इंटरवल कैन बी केप्ट स्मॉल, अगर बहुत ज्यादा स्केल बड़ी है तो कंटूर इंटरवल को स्मॉल भी रख सकते हैं। अब पर्पस ऑफ द मैप मैंने जो बताया था, कंटूर इंटरवल सिलेक्टेड शुड बी स्मॉल सो दैट द मैप सर्व्स द इंटेंडेड पर्पस, मतलब कहने का मतलब क्या है, किस पर्पस के लिए आप कंटूर बना रहे हो, ठीक है, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी टू स्मॉल अदरवाइज द कॉस्ट ऑफ द वर्क शुड बी मोर, आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रिसाइज डेटा के लिए आपका जो कॉस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ द मैप। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द ग्राउंड, फॉर अ फ्लैट ग्राउंड contour interval is small, for a steep slope contour interval is large, if the ground is broken the contour interval is kept large so that the contours do not come टू क्लोज टू ईच अदर। देखो कंटूर का मतलब क्या है ना, अगर कहने का मतलब है अगर ग्राउंड ब्रोकन है तो वहां पे जो ब्रोकन पार्ट है उसके लिए तो हमें पॉइंट ही नहीं मिलेगा, तो उसके लिए कंटूर हमारा क्या हो, मतलब हमें लार्ज इंटरवल रखना पड़ेगा, ठीक है, कंटूर का इंटरवल को लार्ज करना पड़ेगा ताकि कंटूर हमारे बहुत ज्यादा पास पास ना आ जाए, ठीक है। इस तरह टाइम कंटूर इंटरवल इज केप्ट लार्ज व्हेन द टाइम इज लेस, जब कम समय है हमारे पास तो कंटूर इंटरवल को बड़ा रखना पड़ेगा ताकि हम पूरा स्पेसिफिक डेटा ना लें, ठीक है। अब हमें स्पेसिफिक डेटा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंटूर इंटरवल को हमें मतलब टाइम हमें बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फंड ऑल्सो कंटूर इंटरवल इज केप्ट लार्ज व्हेन द फंड्स आर लेस, जब लेस फंड है तो हमारे पास कंटूर इंटरवल ज्यादा आएगा, तो हमारे पास ज्यादा फंड है तो कंटूर इंटरवल हम छोटा छोटा भी लेके एग्जैक्ट डेटा को रिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट द नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर्स, ठीक है। अब कंटूर लाइन, यहाँ पे फिगर दिख रहा है, यहाँ पे इस तरीके का फिगर है, ठीक है, यहाँ पे ये अंदर की तरफ गया हुआ है, यहाँ पे बाहर निकला हुआ है, तो अलग अलग पॉइंट का अलग अलग चीज का अलग अलग लेवल मिलता है। जैसे व्हेन नो वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इट इंडिकेट्स अ फ्लैट टेरेन, मतलब कहने का मतलब है जहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, ठीक है, तो वहां पे जब कंटूर लाइन से कोई वैल्यू नहीं आती तो वो कैसा टेरेन होगा, फ्लैट टेरेन, मतलब कि फ्लैट ग्राउंड है, ठीक है। अ 0 मीटर कंटूर लाइन रिप्रेजेंट द कोस्ट लाइन, ठीक है। अब कोस्ट की जो लाइन होती है ना, जो एंड पॉइंट होता है, मतलब कोस्ट जो किनारे का वो जो पॉइंट हो गया वो दैट इज द 0 मीटर कंटूर लाइन, ठीक है, वहीं से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज 0 मीटर कंटूर लाइन। अ कंटूर लाइन इज अ क्लोज कर्व, जो कंटूर लाइन हम बनाएंगे दैट इज ऑलवेज क्लोज कर्व, ठीक है, दे मे क्लोज आइदर ऑन द मैप और आउटसाइड द मैप, इट डिपेंड्स ऑन द टोपोग्राफी। कहने का मतलब है कंटूर लाइन जो बनाएंगे दैट इज ऑलवेज क्लोज्ड कर्व, ठीक है, जो कि मैप में क्लोज होगा या फिर आउटसाइड द मैप, ठीक है। टू कंटूर लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ और अ केव पेनिट्रेटिंग अ हिल साइड। देखो जो दो कंटूर लाइन होंगी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि कंटूर लाइन का मतलब क्या है, कंटूर उस पॉइंट को मिला रहा है जहां का सेम लेवल है। अब ऐसा हो सकता है क्या कि दो अलग अलग बॉडी, दो अलग अलग चीज का लेवल सेम आ जाए, खुद से सोचो, हर एक ग्राउंड का लेवल अलग अलग होगा, ठीक है, ग्राउंड में जो पॉइंट आएगा ना उसका लेवल अलग होगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ और अ केव पेनिट्रेटिंग अ हिल साइड। ओवरहैंगिंग क्लिफ क्या होता है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये अंदर गया फिर ये बाहर निकल आया, तो सेम पॉइंट पे जो लेवल देखा जाएगा ना, इस पॉइंट का अभी मैं दिखाऊंगा फिगर के साथ, वहां पे जब कंटूर बनाओगे तो देखो इस तरीके का रेयर स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, ओवरहैंगिंग क्लिफ भी बहुत रेयर मिलती है और हिल साइड भी बहुत रेयर मिलते हैं, तो इनको याद रखना है, एक्सेप्ट दीज कभी भी कंटूर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्लियर हुआ, दो चीज याद रखो, ओवरहैंगिंग क्लिफ और केव पेनिट्रेटिंग अ हिल साइड, ठीक है, ये दो चीज के अलावा कभी भी कंटूर लाइन हमें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर। अब कंटूर बनाते कैसे हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं, और वो कैसे इंटरसेक्ट अभी जो कर रहा था ना, इंटरसेक्ट कैसे कर रहा है। अब ये हमारा सरफेस है, देखो ये वाला जो हिल दिया हुआ है ना, ये इस हिल का हमने फिगर यहां पे बनाया, ठीक है। अब हर एक पॉइंट का लेवल लेना, मतलब ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट यहां पे आएगा तो इसका ये लेवल हुआ, ठीक है, ये लेवल इसका है, और इसी तरह इस पॉइंट का भी कुछ लेवल आएगा, यहां पे ये लेवल आया, इस पॉइंट का यहां पे लेवल आया, इस पॉइंट का यहां पे लेवल आया, अलग अलग पॉइंट का हर जगह अलग अलग लेवल है।
अब जब इस लेवल को, मतलब लेवल समझ रहे हो, लेवल का मतलब क्या है, यहाँ पे ये 100 मीटर, यहाँ पे भी 100 मीटर, यहाँ पे भी 100 मीटर, यहाँ पे भी 100 मीटर, अलग अलग पॉइंट पे ये लेवल हमें बता रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो लेवल आया उसको जब आप ज्वाइन करोगे ना, दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, कंटूर लाइन। ये जो ब्लैक 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 बना है दैट इज कंटूर, ठीक है। ब्लू जो बना है दैट इज कंटूर, रेड जो बना है दैट इज कंटूर, एंड जो ये पर्पल बना है दैट इज ऑल्सो कंटूर। क्लियर है कंटूर क्या होता है? हाँ सर। अंकिता, अर्शिता, कुछ कुछ आइडिया बन रहा है? देखो अब ये जो ब्लैक वाला लाइन जो दिखा रहा है दैट इज 50 मीटर। अब 50 मीटर कैसे हुआ? जहां पे भी आप ये देखोगे ना, ये पॉइंट जो शो कर रहा है दैट इज ऑल्सो एट 50 मीटर, ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे 50 मीटर, क्या हुआ, ये यहां से ये वैल्यू आई, ठीक है। इसी तरह वैल्यू बढ़ते 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 बढ़ते, मतलब हर एक ब्लैक पॉइंट पे जो भी हमारा वो लेवल होगा दैट इज एट 50 मीटर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। और इसी तरह ब्लू वाला जो बता रहा है दैट इज एट 100 मीटर, और ये वाला बता रहा है दैट इज 200 मीटर, और ये बता रहा है 150 मीटर। अब ध्यान से सुनना, जो अभी बताया था कि कंटूर कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता, ब्लैक वाला तो ठीक है, ब्लू वाला भी ठीक है, लेकिन रेड और ये वाला क्यों इंटरसेक्ट कर रहा है? क्योंकि हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला जो यहां पे क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए हमारा क्या हुआ, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके का मुड़ रहा है, ठीक है। इसे ही बोला जाता है ओवरहैंगिंग क्लिफ। दिख रहा है ये ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर, दिख रहा है कुछ ओवरहैंग जो हम लोग पढ़ते थे? क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, लोड यहाँ पे पड़ेगा, दैट इज नोन एज ओवरहैंग। यही पढ़ाया था ना मैंने, यहां से कुछ फिक्स हो और यहां से कुछ बाहर निकला हो, दैट इज नोन एज ओवरहैंग। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है ओवरहैंगिंग क्लिफ। ये पहाड़ों के केस में होता है। अब आप इमेजिन करो, आप इस पहाड़ पे यहाँ पे चढ़ गए, ठीक है। अभी तो पहले अंकिता चढ़ी थी तो कोई दिक्कत नहीं, अंकिता का ज्यादा वेट नहीं था। अब हर्षिता भी आ गई, हर्षिता का भी ज्यादा वेट नहीं था। अब यहाँ पे कृतिका भी आ गई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वेट बढ़ रहा है, और कृतिका ने बोला चलो कूदना शुरू करते हैं। अब इस पॉइंट पे वो कूदना शुरू कर रही है, ठीक है। तो ये दिस इज ओवर हैंगिंग क्लिफ। एक समय आएगा जब वो लोड नहीं ले पाएगा तो धीरे धीरे नीचे जाओगे, ठीक है, तीनों के तीनों। तो ऐसे पॉइंट बहुत रेयर केस में होते हैं, तो इसे ही ओवरहैंगिंग क्लिफ कहा जाता है। ये एक ही पॉइंट पे देखो दिख रहा है क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, सॉरी ये वाला पॉइंट देखो, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी दोनों का लेवल सेम आएगा, ठीक है। कंटूर तो अलग अलग होंगे लेकिन यहाँ पे लेवल सेम आएगा, इस कारण ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ द कंटूर। एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंटूर के कि दे शुड नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट इन द ओवरहैंगिंग क्लिफ और हिल इन द क्लेव, इन द केव, मतलब केव से अगर हिल भी निकला हो तब भी उस केस में होता है। तो दो केस एक्सेप्शन होते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये दो केस याद रखना है, दो केस पूछे जाते हैं कि कंटूर में कौन कौन से केस होते हैं। नाउ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर। हमें पूछा जाएगा व्हाट इज कंटूर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर, ठीक है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पहला, टू कंटूर लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ और अ केव पेनिट्रेटिंग अ हिल साइड, ठीक है, पहला क्लियर हो गया। Next is equally spaced contours represent a uniform slope and contour that are well apart represents a gentle slope। कहने का मतलब है अगर कंटूर का इक्वल स्पेस है, दो कंटूर के बीच में अगर इक्वल स्पेस चल रहा है, वो क्या बता रहा है हमें, यूनिफॉर्म स्लोप बता रहा है, ठीक है। कंटूर्स दैट आर वेल अपार्ट रिप्रेजेंट्स अ जेंटल स्लोप। यहां पे देखते हैं हम लोग फ्लैट स्लोप, और ये क्या दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे बराबर डिस्टेंस चल रही है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस कहाँ कहाँ पे चल रही है। यूनिफॉर्म डिस्टेंस हमारी, रुक जाओ इससे भी अच्छा फिगर मैं दिखा दूंगा। जहां जहाँ पे बराबर डिस्टेंस चल रही होगी ना, वहां पे हमें यूनिफॉर्म स्लोप मिलेगा। और जैसे ही बहुत ज्यादा जेंटल स्लोप, मतलब जेंटल स्लोप जहां पे मतलब चेंज हो रहा है, वहां पे हमें क्या मिलेगा, वो दोनों कंटूर के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। अभी रुक जाओ और फिगर दिखाऊंगा मैं तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था, अ सेट ऑफ द क्लोज कंटूर्स विद द हायर फिगर इनसाइड एंड द लोअर फिगर आउटसाइड इंडिकेट अ हिल लॉक वेयर इन केस ऑफ डिप्रेशन एंड लेक्स। कहने का मतलब क्या है, जहां पे कंटूर का मतलब क्लोज कंटूर हो पहले तो, विद द हायर फिगर इनसाइड, इनसाइड की तरफ अगर हायर फिगर है तो दैट विल इंडिकेट अ हिल। अभी देखो इनका हिल और इनका फिगर दिखाता हूं तब ज्यादा क्लियर होगा। एक मिनट, अब देखो इनका कंटूर देखो, ये दिस इज हिल। हिल जब जाएगा
तो आपको इनसाइड की तरफ क्या हो रहा है, धीरे धीरे कंटूर इंटरवल्स कम होते दिख रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर रुक जाओ, उसमें और फिगर नहीं दी। अभी चुपचाप सिर्फ समझ लो, अभी मैं फिगर भी दिखा दूंगा, ठीक है। अ सेट ऑफ द क्लोज कंटूर विद द हायर फिगर्स इनसाइड एंड लोअर फिगर्स आउटसाइड। क्या कहने का मतलब क्या है, जब इनसाइड की तरफ फिगर जब हायर जा रहा हो दैट इज द केस ऑफ हिल, ठीक है, और लोअर फिगर आउटसाइड जा रहा हो दैट इज द केस ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। लोअर फिगर इनसाइड इंडिकेट्स द हिल लॉक वेयर इन केस ऑफ डिप्रेशन, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब डिप्रेशन होंगे एंड द लेक्स एटसेट्रा द लोअर फिगर आर इनसाइड एंड द हायर फिगर्स आर आउटसाइड। अब ये मैं क्लियर करवा देता हूँ, है ना। ये अभी देखते हैं, उससे पहले और कैरेक्टरिस्टिक देख लो पहले। अ वाटरशेड और अ रिज लाइन जॉइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सीरीज ऑफ द हिल्स एंड द वैली लाइन जॉइनिंग द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वैली क्रॉस द कंटूर एट द राइट एंगल, ठीक है। जब वाटरशेड आ जाए या रिज लाइन आ जाए तो उस केस में कंटूर 90 डिग्री पे एक दूसरे को पास करेंगे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द अनदर एक्सेप्शन, ठीक है। इरेगुलर कंटूर्स रिप्रेजेंट एन अनइवन ग्राउंड सरफेस। अगर इरेगुलर है, सिर्फ रेगुलर चल रहे हैं, तब तो हमारा क्या होगा, इवन ग्राउंड सरफेस होगा। अगर इरेगुलर्स होंगे तो अनइवन ग्राउंड सरफेस होगा, ठीक है। टू कंटूर लाइंस हैविंग द सेम एलिवेशन कैन नॉट यूनाइट एंड कंटिन्यू एज वन लाइन। कभी भी दो कंटूर लाइन सेम एलिवेशन की नहीं होंगी, मतलब सेम एलिवेशन की लाइन कभी भी यूनाइट नहीं होंगी, एक लाइन नहीं बनेगी, है ना। और एक कंटिन्यू एज अ वन लाइन नहीं हो सकती, ठीक है। सिमिलरली अ सिंगल कंटूर कैन नॉट बी पुट इनसाइड टू लाइंस। और एक सिंगल कंटूर कभी भी दो लाइन के बीच में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अब these are the typical land features and their contour form slopes. High lying forms, hills are elevated ground usually with a pointed peak. The contour of the hills are bit circular in shape and increasing contour inwards. ये सब मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ने हैं, मेन क्या होते हैं। लो लाइन फॉर्म्स, द मोस्ट कॉमन अमंग लो लाइन फॉर्म्स आर रेवाइन्स एंड वैलीज, ठीक है। ये रेवाइन क्या होता है, वैली क्या होता है, ये सब बेसिक है ना। ये होता है सेडल। द लोएस्ट पॉइंट ऑन द वाटरशेड आर नोन एज द पासेज। ये सब इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी एक बार पता होना चाहिए कि है क्या, ठीक है। तो ये जो हमारा सेडल पॉइंट बन रहा है ना, पास इज अ नैरो लाइन जॉइनिंग द कंटूर आर सिमिलर टू दैट ऑफ द वैली, द डिफरेंस इज देयर कंटूर वेल्स डिक्रीज टुवर्ड्स द वी। ये सब ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, बस आपको पता होना चाहिए कंटूर क्या होता है। क्लिफ आ गया, क्लिफ भी हो गया। अब मेजरमेंट ऑफ एरिया आपके में इतना नहीं है, कंप्यूटर एरिया सब डिवीजन, अब ये सब बस इतना ही था आपके पास। कंटूर का बेसिक्स क्या होता है। चलो ये सब कर्स वर्स आपके में है ही नहीं, ठीक है। अब आपके में देखो, मैं देख ले रहा हूँ सिलेबस में आपके में कंटूर था, लोकेटिंग कंटूर था, फिर आपका जीपीएस जीआईएस था। तो जीपीएस जीआईएस अभी नहीं, बस इतना ही पार्ट था आपका सर्वेइंग का। अच्छा, जीपीएस सुना है, जीपीएस क्या होता है। हाँ सर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वेरी गुड। और जीआईएस। तो ये नहीं पता।
चलो तो यहीं तक था हमारा। एक मिनट रुक जाना और मैं देख लूँ कुछ चीज छूटी तो नहीं है आप लोग की। चलो फिर अब एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन करें? हाँ हाँ सर। पिछली बार आरएल तक करवा दिया था मैंने शायद। अब बोलो पढ़े तो है नहीं तो फिर कैसे हो पाएगा। कर लोगे, मुझे इतना पता है। पिछली बार हमने कहाँ तक किया था? करेक्शन वरेक्शन पढ़ लिया एक बार, करेक्शन पढ़ा है। चलो फिर से पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेते हैं, इसी बहाने याद हो जाएगा। चलो यहीं से शुरू करें, और भी हैं। बस। चलो कर लेते हैं, अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, इसी बहाने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो अब क्लास में आने का यही फायदा होता है ना, पुरानी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, है ना। नहीं भी आए तो क्लियर हो जाएगा। चलो तुम लोग खुद तो क्वेश्चन लाते नहीं हो, अब मेरे को ही लेके आना पड़ता है। चलो फटाफट बताएगा, कौन बताएगा? द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ द सर्वे इज मोर देन। फटाफट, पिछली बार ये क्वेश्चन करवाया था। अब ये 250 क्वेश्चन है सर। पहला अंकिता के 260। लिए। 250। अंकिता 260 सर, सब बोल सकते पक्का हैं पहले। लॉक कर दिया हाँ। जाए? हाँ लॉक कर चलो दिए। अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज फॉर हर्षिता। द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट नॉट डिपेंड अपॉन। ये क्वेश्चन अच्छा आ गया है ना। सोच समझ के हर्षिता मेथड फटाफट लगे। मेथड मेथड ऑफ ऑफ सेटिंग आउट सेटिंग आउट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर्स। पक्का अंकिता सही है? हाँ सर, ये लग रहा अंकिता सही है? सर मेरे को दोनों नहीं पता गलत। ये है। मेरे को नहीं पता। हम गलत ही क्वेश्चन क्या नहीं। पूछ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये बताओ, द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। लेंथ पूछ रहा है, ऑफसेट। ऑफसेट कुछ याद आया? ऑफसेट क्या था यार? एक्यूरेसी ऑफ वर्क पे तो डिपेंड करेगा मेरे हिसाब से, स्केल ऑफ फ्लोटिंग पे भी डिपेंड करेगा, मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर पे भी डिपेंड करेगा, या इनडेफिनिट फीचर्स टू बी सर्वेड। मेरे हिसाब से फोर्थ आंसर होना चाहिए। अब देखो ठीक है, समझ में आया हर्षिता? नहीं आया? आंसर आ गया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ लॉजिकल, यहाँ जिसने पढ़ा उसके लिए नहीं है। इनडेफिनिट फीचर, अब इनडेफिनिट फीचर में तो कितने फीचर आ गए, है ना। इनडेफिनिट फीचर टू बी सर्वेड मतलब बहुत सारे फीचर पे थोड़े डिपेंड कर रहा है हमारा। तो ये सब पे तो एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर, आप ऑफसेट से परपेंडिकुलर लेते थे ना, ठीक है। कौन कौन से वो लोगे तो उस पर तो डिपेंड करेगा ना, स्केल ऑफ प्लॉटिंग पे भी डिपेंड करेगा। तो ट्राई टू मतलब जब जो चीज नहीं भी पढ़ी है, ट्राई टू मतलब आंसर देने की कोशिश करो। चलो फिर से, अब जिसका गलत होगा उससे दोबारा क्वेश्चन। हर्षिता का क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल। ये बता दो। रिफ्रैक्शन। सब तुक्का लग रहे हैं, तुक्का 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 है ना। हर्षिता तुक्का है ना। हाँ सर, तुक्का है। ऑप्टिकल स्क्वायर याद आया कुछ? पता है एक बार तुम लोग जो पढ़ाया ना वो थ्योरी भी नहीं पढ़ रहे हो, पता है। पीडीएफ देखो एक बार, ऑप्टिकल स्क्वायर किस पे काम करता है। चलो अंकिता से, अंकिता
तुक्का मारो अंकिता, चलो। डबल रिफ्रैक्शन। क्या, फिर से बोलो अंकिता। डबल फोर्थ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन सर, सी। सी या डी, पहले तो यही डाउट कर लो तुम लोग यार, पता है यही गुस्सा आता है। सर सी, ऑप्टिकल यू वर स्क्वायर याद आ राइट। रहा है? ऑप्टिकल स्क्वायर कैसे था? एक मिरर टेढ़ा करके लगाते थे, एक मिरर सीधा रहता था। तो क्या पहले रेज आएगी, इमेज पे बनेगी, उस पे बनेगी, फिर दूसरे मिरर पे जाएगी, तो सिंपल सी बात है, एक रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा, या रिफ्रैक्शन भी नहीं हो रहा। अब तो डबल अच्छा सर, रिफ्लेक्शन। डबल रिफ्लेक्शन। जब याद दिलाओ तो समझ में आ जाता है, दैट इज डबल रिफ्लेक्शन। अब यार ये मैंने बहुत पहले पढ़ रखा था, पता है लोग। ठीक है, डबल रिफ्लेक्शन क्लियर है, नहीं क्लियर है? हाँ सर। चलो अब हर्षिता पीछे नहीं छोड़ूंगा मैं। हर्षिता का ही क्वेश्चन है। सर्वे इन, ये बता दूंगी, चलो। द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। जियोडेटिक सर्विस। ये तो हर्षिता का गलत नहीं हो सकता, मुझे पता है। सही है ना अंकिता? हाँ सर। जहां दूसरे को डाउट आया। चलो अब आ गई इसकी बारी, अंकिता की बारी। इन अ मेट्रिक चेन नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर रन कैन बी। अंकिता सोच 5। समझिए, पिछली बार क्या? 5। पक्का पिछली बार हर्षिता ने आंसर दिया था, सही है? हर्षिता सही है? हाँ सर। क्रॉस, सॉरी ये आ गया तुम लोग का। क्रॉस स्टाफ इज यूज फॉर, क्रॉस स्टाफ किस लिए यूज होता है? सेटिंग आउट राइट एंगल, पक्का है? या हाँ सर। हॉरिजॉन्टल एंगल भी? नहीं सर, राइट एंगल। द फिक्स पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन इज कॉल्ड, ये किससे था? ये हर्षिता, हर्षिता बता देगी, मुझे पता बेंच है हर्षिता। मार्क, बेंच। पक्का? देखो हर्षिता से जब मैंने फर्स्ट टाइम पूछा था तो आंसर था हर्षिता का रिड्यूस लेवल, याद है हर्षिता? हाँ सर। सर उल्टा और था, बेंचमार्क क्या? मतलब हर्षिता का आंसर था रिड्यूस लेवल। हाँ, अंकिता मेरा ही बता रहा है। नहीं, अंकिता सही है या गलत बताओ? हाँ बेंचमार्क हो सर, सकता है गलत बेंचमार्क भी हो। होगा। पक्का? नहीं नहीं, सही है। हाँ पक्का सर। सही है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकिता। अब अंकिता के लिए अच्छा सवाल। स्मॉलेस्ट वन बताओ फटाफट, पेन पेपर उठाना पड़ेगा, या ऐसे ही बता दो? सर रुक जाओ। दिमाग लगाना, मतलब फालतू का, मतलब ऐसे नहीं। सर ए। हर्षिता सही है? तुक्का तुक्का तो नहीं मार रही? सर हाँ सही है। पक्का? मेरे को स्केल की वैल्यू बताओगे? सबसे नीचे वाला जिसमें सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, ये हाँ चीज क्लियर हाँ सर। है ना? हाँ 4 से डिवाइड किया था, फाइव हाँ। 50,000 इतना ही तो आ 5 रहा है यार। 1 हाँ 50,000। 3 4 0 बराबर तो आ रहा है मेरे हिसाब से, 4 5 0 आ जाएगा। सही है? यहाँ पे 4 का मतलब 1/50,000 था, तो तो देखा, इसीलिए गलत आ रहा था, मेरे को लग ही रहा था गलत आ रहा है। मतलब दिमाग तो लगाते नहीं हो, ये देखो। हाँ सर, जब पहले 4 मुझे से ये डिवाइड, लग रहा था बी वाला ऑप्शन। लग रहा था नहीं, ये तो न्यूमेरिकल है। मैं वही सोच रहा था, पहला और चौथा तो बराबर है मेरे हिसाब से, तो दोनों आंसर होगा नहीं, दो ऐसे ही रिमूव हो गए, बचा ये वाला। देखो मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे कितना आ जाएगा? 1 मीटर इक्वल टू 100, 2 जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए, वैसे ही वो हो गया। 2 जीरो के बाद आपको, हाँ 2 जीरो आ गए, लेकिन यार 2 जीरो तो है, 5 जीरो, 5 जीरो हो गए ना? समझ में आया अंकिता? सर 5 0 हो गए थे। हाँ अंकिता सर, पांच पहला जीरो और वाला उसमें बताओ। 4 ही जीरो है ऊपर वाले में ना। हम्म। 4 से डिवाइड करोगे तो 5 4 5 20, और बाकी हाँ चार सर, जीरो कर दिया। दूसरे वाले में 50,000। 5 जीरो है। ऐसे ही बड़ा हो गया, ठीक है? क्लियर? हाँ सर।
चलो, व्हेन द कर्वेचर, ये किसकी बारी है? अंकिता की बारी है। व्हेन द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट द सर्वेइंग इज कॉल्ड। जियोडेटिक सर्वे। एक ही क्वेश्चन को देखो कितनी तरह घुमा घुमा के पूछता है। नेक्स्ट, चलो ये बताएगा कौन? ये हर्षिता की बारी। रेंजिंग इज डिफाइंड एज। इतना टाइम नहीं मिलेगा। क्या हुआ हर्षिता, तुक्का? तो 16 ये गूगल गूगल पे सर्च तो नहीं मार रही? नहीं सर, इतना नहीं है। बताओ जल्दी, ए बी सी डी। एक मिनट सर। सर बी। तुक्का? ये सही है। अंकिता सही सही है। है। Ranging is defined as establishing intermediate points on a chain line. Clear. Next is Ankita. A line joining some fixed point on the main survey line is called. चेक लाइन। चलिए, A. हर्षिता सही है या फिर सी पता हाँ सर। क्या? हाँ सर। कौन सा? ए चेक लाइन होगा। नहीं। या सी When सर, joining या some सी। fixed points on the main survey line. मेरे हिसाब से टाई लाइन होना चाहिए। हम लोग क्या पढ़ते हैं? चलो, किसकी गलती हुई? अंकिता की गलती। द मेन प्रिंसिपल ऑफ द फील्ड सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। अंकिता सर इतना सोचना पड़ेगा? नहीं नहीं, होल टू पार्ट। इतना सोचना पड़ रहा है ना, क्या फायदा फिर पढ़ने का? ये सब एकदम रटवाया था। चलो, अब अच्छा क्वेश्चन आ गया हर्षिता के लिए फिर से। ऑफसेट्स आर lateral measurement with chain line, tie or check lines with the which are perpendicular to the chain line, sets of minor measurement in chain line, chain surveying, sorry, chain lines which go out of alignments. offset क्या होते हैं? क्लियर हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन कर करके ना। Lateral measurements from chain line. अंकिता सही है। हाँ सर। हाँ दोनों कंफर्म। अभी भी मौका दे रहा हूँ 50-50 का ऑप्शन। बताओ सही है? सही है सर, लॉक कर दिया जाए। गलत है। एक मिनट, इसका आंसर नहीं दिया गया मेरे हिसाब। अच्छा, लेटरल मेजरमेंट भी हो सकता है, टाई और चेक लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन। चलो सही है, पहला लेटरल मेजरमेंट ही होगा। चलो अब ये बता दो, ये अंकिता की बारी है ना। कौन सा ट्रू है? कौन सा मैप बड़ा है, कौन सा छोटा है? मैप ए, मैप बी? एक मिनट सर। स्केल, सॉरी स्केल पूछा है। सर मैप ए वाला बड़ा है। मैप ए बड़ा है पक्का? हाँ सर। कैसे बड़ा है मेरे को बताओ जरा, मेरे को समझ नहीं आया। तो 1/1000 है और ये दूसरा वाला 1/5000 है। ऑप्शन बताओ कौन सा बोल रही हो? मैप ए इज लार्जर, ए। लार्जर, हाँ, लार्ज स्केल मैप कंपेयर टू मैप बी। सही है हर्षिता? हाँ सर। ये कर लोगे करेक्शन? करेक्शन फॉर्म स्लो, करेक्शन पढ़े नहीं पढ़े अभी? नहीं पढ़ा कर लोगे हाँ या ना हर्षिता? सर। तो ये वाला जाना। नहीं। तो अगला तुम्हें ही करना पड़ेगा, चिंता मत करो, अगला करो फटाफट। When 1 centimeter on a map represent 10 meter on the ground, the representative fraction, फटाफट देख के ऑप्शन देख के बताओ। हाँ
1/2000 मतलब 1/1000 ABCD। D। अंकिता, चलो अंकिता के लिए अच्छा क्वेश्चन। मीन सी लेवल इज अडॉप्टेड ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया फॉर द रेफरेंसेस लोकेटेड एट। मुंबई। पक्का? कराची नहीं? तो था पहले कराची। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है हर्षिता के लिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रास रिंग्स इन अ सर्वेयर चेन इज। सोच समझ के आंसर देना, क्या पूछा है। टू ब्रास रिंग के बीच में सर्वेयर चेन है, कौन सी चेन होती है सर्वेयर चेन? सर 1 मीटर। अंकिता सही है? अंकिता तो ये नहीं पता मेरे को। नहीं पता? सर्वेयर चेन नहीं पढ़ा और 1 मीटर आ गया ना। सर्वेयर चेन कौन सी है? अपनी वाली चेन सर्वेयर चेन ही तो है। 1 मीटर किसके बीच में होता है? हाँ सर, वो इंजीनियरिंग में होता है। हमारी कितने लिंक हो रहे थे, कितनी पूरे उसमें वो आ रही थी, कैलकुलेट करके देखना। 20 सेंटीमीटर आता है, तभी तो 20 सेंटीमीटर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। चलो, सर्वे सर्वे लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क इज नोन एज। एक्यूरेसी चेक करने के लिए कौन सी लाइन होती है हर्षिता? चेक लाइन। अंकिता सही है? हाँ सर। अंकिता पता नहीं। हाँ सर। चलो अंकिता की बारी। टोटल नंबर ऑफ लिंक्स प्रोवाइडेड इन द गंटर चेन, ये फटाफट बता दो। टोटल नंबर ऑफ लिंक्स पूछ रहा है। बोलो गंटर चेन, याद ही नहीं है सर कौन सी थी। सर 100। अंकिता 100। 100। वेरी गुड। हर्षिता सही है? हाँ सर। Geodetic survey is different from plane survey because of Harshita. Curvature of the earth is considered। B. हाँ सर। Difference in the length of an arc and its substance chord। ये नहीं कर पाओगे, चलो कर लोगे ये, देखें जरा। तो कॉर्ड तो पता है, लेकिन सबटेंडेड कॉर्ड क्या होता कॉर्ड पता ही नहीं क्या होता है। वेरी गुड। सर्कल है? सर में कॉर्ड पता है, सर कॉर्ड पता है, सबटेंडेड कॉर्ड मतलब क्या बोलते हैं नहीं समझ आता। चलो ये बताओ, चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। चेन सर्वेइंग कब सुटेबल रहेगा? किससे पूछूं मैं ये? अंकिता, चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। सर ऑल ऑप्शन का करेक्ट। चलो जब कुछ समझ ना आए तो लगा दो जय माता दी। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ये याद कर लो, ये वाला काम है। एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट टू विद इन +-5 mm। ठीक है, ये आंसर ही बता दिया। ये इतना एरर हम लेके चलते हैं कि +-5 mm की मतलब एक्यूरेसी लेके चलते हैं। ठीक है, और ये 30 मीटर में हो जाएगा +-8 mm। ठीक है, ये भी आ गया। मेथड यूज फॉर चेनिंग ऑन द स्लोपिंग ग्राउंड इज बोथ स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोटेन्यूज मेथड। ठीक है, ये यूज करते हैं। ये चलो बता दो, ये बता दो फटाफट। Maximum allowable limit up to that a measurement may vary from a true value is known as। कौन बता रहा है? परमिसिबल अंकिता, एरर। हर्षिता? हाँ, परमिसिबल परमिसिबल एरर। है पक्का। चलो, नंबर ऑफ लिंक इन 30 मीटर चेन। लिंक होता है 30 मीटर में 100। ठीक है, ये छोड़ो, ये कर लोगे। पॉजिटिव एरर इज कॉज्ड इफ। ये भी अभी एरर वाला अच्छे से पढ़ लेना। देखो एरर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बता दे रहा हूँ, है ना। चलो ये बता दो,
अ वेल 30 कंडीशनड मीटर ट्रायंगल में है। तो 150 लिंक होता है। हाँ किसमें? 30 मीटर चेन में तो 150 लिंक होता है। आंसर गलत है हाँ इसमें। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें तो 30 मीटर 20 मीटर। 30 मीटर। तो 30 मीटर मैट्रिक चेन में हमारा हो जाएगा 150 लिंक। हाँ 150 लिंक होते हैं इसमें, ठीक है, ध्यान देना, ये क्या बोलोगे, 20 मीटर का सोच के 100 हो गया। उसका बताओ फटाफट। अ वेल कंडीशनड ट्रायंगल हैज एंगल्स नॉट लेस देन एंड मोर देन, ये पिछली बार करवाया था मैंने। कौन बता रहा है? अंकिता, हर्षिता, कौन बताएगा? देखो सर ए। कौन? हर्षिता ने बोला ये। अंकिता, ए सही है। स्फेरिकल ट्रायंगल की कंडीशन क्या थी पहले दिन? वेल कंडीशनड ट्रायंगल, सॉरी, तो स्फेरिकल मैं तो ट्रायंगल जो बनाए थे उसमें क्या क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी? क्या सर? ए होगा पक्का? अंकिता तुक्का मारो, गलत है ये। हाँ सर 120 से लेस होना चाहिए। 30 से लेस नहीं होना चाहिए और 180 से 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम्म, कोई भी एंगल 30 से कम नहीं होना चाहिए, 10-20 दिख गया, या 120 से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंपेंसेटिंग एरर इन द चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू द, ये कर लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। ये सब एरर में पड़ रहा है। इफ द चेन इज फाउंड वेरी शॉर्ट ऑन टेस्टिंग इट कैन बी एडजस्टेड बाई, देखो ये देख लो, जब चेन हमारी मतलब शॉर्ट हो जाए टेस्टिंग पे तो कैसे कैसे कर सकते हो? स्ट्रेटनिंग द लिंक्स, लिंक को स्ट्रेट करके, इंसर्टिंग एडिशनल सर्कुलर रिंग्स, और सर्कुलर रिंग को बढ़ा के, फ्लैटरिंग द सर्कुलर रिंग्स, इनको प्लेन करके, ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे। चलो ये बताओ मुझे, परमिसिबल लिमिट्स ऑफ अ चेन एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन अ रफ और हिली ग्राउंड। ये डायरेक्ट मैंने बताया था, 1:2 में क्या होता है, रोड के लिए अलग होता है, हिली ग्राउंड के लिए अलग होता है। याद आ रहा है कुछ? कौन बताएगा? देखिए कौन तुक्का लगाना अच्छा जानता है, अंकिता या हर्षिता? ABCD फटाफट तुक्का लगाओ। 1:250 डी। डी और सी? डी, डी फॉर डॉग। हाँ सर। तुक्का तो सही लग गया शायद। अंकिता, डी होगा? अंकिता भी तुक्का लगाओ। ये सब की वैल्यू याद होनी चाहिए, रफ और हिली ग्राउंड के लिए कितना होगा, रोड के लिए कितना होगा। चलो हर्षिता, रोड के लिए कितना होगा? 500, मतलब सी वाला होगा। सही है, 1:250 इज फॉर हिली ग्राउंड, और उसके लिए रोड के लिए 1:500। चलो ये कौन बताएगा, देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ड्यूरिंग अ चेनिंग विद अ स्ट्रेट लाइन द लीडर ऑफ द सर्वे पार्टी हैज 3 एरोज and while the follower has 5 arrow, the distance of the follower from the starting point will be, ये अंकिता को समझा रहा था मैं, फिर से दोबारा तुम लोगों को तो समझाया था। अंकिता बताओ इसका आंसर। कृतिका को बता रहा था, सॉरी मैं। सर एक मिनट। कौन सा? सर एक मिनट, हम फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे कितना एरो। मैं बता रहा हूँ, लीडर ऑफ द सर्वे पार्टी हैज 3 arrow and while the follower has 5 arrow, the distance of the follower from the starting point will be, सर जितने सिंपल फॉलोअर तो के है। पास है उतना। आंसर बताओ, ABCD। 5। बोलो, इतना सोचने वाली कौन सी बात है? जी सर। आउट हो रहा था क्या? चलो, इनवार टेप आर मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ, ये हर्षिता बताइए। निकल एंड बताया था स्टील। मैंने। तो ये क्वेश्चन कितनी बार हो गए, बार बार रट जाओगे ना इन सबको। टेनिस इज द डिस्टेंस मेजर्ड, फटाफट। अंकिता की बारी है। टेनिस क्या बताया था? along a chain line। अलोंग
चेन लाइन chain. पक्का सही है हर्षिता? हाँ सर. हाँ सर. इन अ चेन सर्वे एग्जीक्यूशन द फर्स्ट स्टेप टेकन इज, हर्षिता बताएगी, पिछली बार भी ये क्वेश्चन करवाया हूं मैं। Reckonance. सही है अंकिता? हाँ सर. चलो, इन द सर्वे द स्लोप करेक्शन अप्लाई टू द बेस लाइन इज, ये बता दो फटाफट। अब करेक्शन पढ़ लो, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, देखो करेक्शन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक बार करेक्शन पढ़ो पूरे वो आ जाए। अंकिता बताएगी ना, अंकिता बताइए, आगे बढ़ो। नहीं पता. सर अंकिता ऑलवेज पता है? क्यूमुलेटिव होगा. ए हाँ सर. गलत है। करेक्शन एक बार अच्छे से पढ़ लेना, जब बढ़ी हुई एरर होगी तो उसको मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है ना एज कंपेयर टू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब हमारी करेक्शन, करेक्शन क्या होगी, करेक्शन हमारी आएगी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। नहीं सही है, फिर कम्युलेटिव ही होगा। चलो सही है, ये तो कर लोगे। द टाइप ऑफ सर्विंग इन द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड जियोडेटिक। है. चलो ये बता दो, स्लोप करेक्शन एच स्क्वायर बाई 2l, ए ऑप्शन। देखो क्वेश्चन ऐसे होनी चाहिए, देख के एक बार में आए। चेक लाइंस और द प्रूफ लाइंस इन द चेन सर्विंग आर एसेंशियल रिक्वायर्ड टू, ये बताओ फटाफट, अभी किया है ऊपर। टू प्लॉट द चेन लाइंस, टू प्लॉट द ऑफसेट, टू चेक द Plot एक्यूरेसी, of. मेरे हिसाब से ये किसने बोला टू प्लॉट द ऑफसेट्स, गलत जवाब। चेक लाइंस किस लिए होंगी, एक्यूरेसी के लिए होंगी ना मेरे हिसाब से। टिकट. हाँ. चेक लाइन हमेशा एक्यूरेसी के लिए याद रखो, सी फॉर चेक, सी फॉर एक्यूरेसी में भी सी आता है। सेक करेक्शन इज ऑल सर्वेज इज ऑलवेज, सेक करेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव. बढ़ रहा है। नेगेटिव. तो नेगेटिव होगा ना. हाँ सही है, ये निकाल के बताएगा मुझे फटाफट से कौन, ये कर लोगे? पिछली बार भी मैंने बोला था करने को, किया नहीं होगा तुम लोग, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। हेलो, एन एंगल 45 डिग्री विद अ चेन लाइन मे बी सेट आवर विथ, सेट आउट विथ, आउट होगा है ना, सेट आउट विथ किससे होगा, ऑप्टिकल स्क्वायर, ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, प्रिज्मेटिक स्क्वायर। फटाफट इसी बार याद आ जाएगा, ओपन क्रॉस क्या होता था, फ्रेंच क्रॉस क्या होता था, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता था। 45 डिग्री का करना है, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या Open करेगा, cross. डबल रिफ्लेक्शन से। हाँ कौन सा बोला हर्षिता? Open cross. पक्का? फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या करता था फिर, 135 डिग्री और भी डिग्री के लिए, अंकिता बताओ। ये ट्रैवर्सिंग आ गया। चलो देखो एक बार सिलेबस दिखाता हूँ, सिलेबस में आप लोग के क्या क्या था, ठीक है। सिलेबस में देखो, शुरुआत से मैं पढ़ रहा हूँ, सिलेबस था आपका सबसे ज़्यादा इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग, रोल ऑफ सर्वेइंग इन आर्किटेक्चर, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग, ये सब हो गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट हो गया, डिफरेंट मेथड्स हो गया, टेप चेन हमारा, ठीक है, रेंजिंग रॉड्स, ईडीएम, टोटल स्टेशन मैंने अभी दिखाया नहीं है, टोटल स्टेशन अभी दिखाना है, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा देखोगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। फिर ट्रेवर्सिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, एक थ्योडोलाइट रह गया, थ्योडोलाइट में अभी दिखाता हूँ आप लोग को, है ना, थ्योडोलाइट, लेवलिंग, लॉन्गिट्यूडनल, और ये कंटूरिंग, ठीक है, जीआईएस, जीपीएस, ये थोड़ी सी रह गई हैं, इनको एक बार मैं दिखाता हूँ, अभी थ्योडोलाइट दिखाता हूँ आप लोग को, थ्योडोलाइट क्या होती है।
चलो, अब दिख रहा है कुछ? ये दिख रहा है बड़ा बड़ा कुछ? हाँ सर। दिस इज नोन एज थियोडोलाइट। कुछ कुछ जान पहचान का लग रहा है, नहीं लग रहा? कहीं देखा है, नहीं देखा? आज सर्वे को खत्म ही कर देते हैं ना। चलो, अब तक हमने क्या पढ़ा? कंपास पढ़ा, ठीक है। कंपास से हम लोग एंगल निकालते थे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एंगल निकालने की एक और, जिससे आप हॉरिजॉन्टल एंगल भी निकाल सकते हो, वर्टिकल एंगल भी निकाल सकते हो, मोर प्रिसाइजली अपार्ट फ्रॉम द कंपास। कंपास में एरर आ रही थी, लेकिन अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करके, दैट इज थियोडोलाइट करके, हम लोग क्या करते हैं? We are going to find out the horizontal and vertical angle. The system of surveying in which the angles are measured with the help of a theodolite is called theodolite surveying, ठीक है। theodolite ही मदद से करो तो theodolite surveying, ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया था कंपास से करो तो कंपास सर्वेइंग। अब द थियोडोलाइट इज द मोस्ट एक्यूरेट सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज्ड फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल, लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन अ लाइन, prolonging survey lines, finding difference of the level, setting out grades, ranging curves, tachometry survey, ये सारी चीज करने के लिए हमारा थियोडोलाइट होता है, ठीक है। अब थियोडोलाइट को भी ट्रांजिट कहा जाता है, जब वो हमारा ट्रांजिट मूवमेंट दे तो उसके कारण जो थियोडोलाइट होता है दैट इज ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट, ठीक है। अब दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द थियोडोलाइट। सबसे ऊपर वाली होती है वर्टिकल एक्सिस, फिर होता है ऑब्जेक्टिव, फिर होता है टेलीस्कोप, फिर एल्टीट्यूड बबल, इसके ऊपर बबल होता है, ठीक है। वर्टिकल क्लैंपिंग स्क्रू होता है, ट्रेनियन एक्सिस, वर्टिकल सर्कल, आई पीस, प्लेट लेवल, अपर प्लेट लेवल, वर्नियर, लोअर प्लेट, इनर स्पिंडल, आउटर स्पिंडल, ये सारी चीजें इसके बताया हुआ है। लेवलिंग स्क्रू, ट्राई बैक, ट्राई वेट, ट्राईपोड हेड, ट्राईपोड लेग, ये जब आप यूज करोगे ना तब सबका यूज पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट, जिसको आप ट्रांजिट कर सकते हैं। ये अपर क्लैंप होता है, कहाँ पे देखो, खुद से स्क्रू जब चेंज करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, अभी बता देने से वैसे ही समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए ज्यादा इसमें फोकस नहीं कर रहा हूं। अब ये होती है देखो ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट, इसके अंदर का पार्ट दिखाया कि वर्टिकल एक्सिस कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कैसे होती है। दिस इज योर साइट एक्सिस, जब आप सामने देखते हो, ठीक है। और इसके बाद क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, देखो ट्रांजिट होता है, नॉन ट्रांजिट होता है, उसके बाद वर्नियर होता है, माइक्रोमीटर थियोडोलाइट होता है, ये अलग अलग तरीके के थियोडोलाइट है, ठीक है। ट्रांजिट थियोडोलाइट का मतलब क्या होता है? व्हेन इट्स टेलीस्कोप कैन बी ट्रांजिटेड, मतलब टेलीस्कोप को जब आप ट्रांजिट करवा पाओ दैट इज नोन एज ट्रांजिट थियोडोलाइट। मतलब कि आप रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन जब हो जाए हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन द, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में जब आप उसको पूरी तरह रिमूव, मूवमेंट करवा दो या रिवोल्यूशन करवा लो, दैट इज नोन एज ट्रांजिट, ठीक है। अगर नहीं करवा पाओ दैट इज नॉन ट्रांजिट, ठीक है। इस तरह वर्नियर थियोडोलाइट क्या होता है? जब आपका फॉर रीडिंग द ग्रेजुएटेड सर्कल्स इफ द वर्नियर्स आर यूज, वर्नियर का आप यूज करते हो दैट इज वर्नियर थियोडोलाइट। अगर वर्नियर का यूज नहीं कर रहे हो तो एक और तरीके आता है दैट इज माइक्रोमीटर। इसमें क्या होता है, इस माइक्रोमीटर इज प्रोवाइडेड टू रीड द ग्रेजुएटेड सर्कल, जो सर्कल पे रीडिंग लोगे तो माइक्रोमीटर की मदद से ले लो, दैट इज नोन एज माइक्रोमीटर थियोडोलाइट। नाउ कमिंग टू द साइज ऑफ द थियोडोलाइट, व्हाट इज द साइज ऑफ द थियोडोलाइट? हमेशा याद रखना, जो डायमीटर होगा आपके ग्रेजुएटेड सर्कल का या लोअर प्लेट का जो diameter होता है, that will define the size of the theodolite. Normally the size varies from 8 cm to 12 cm, या while 14 cm to 25 cm instrument are used for the triangulation work, ठीक है। 8 से 12 cm का कॉमन साइज है और 14 to 25 ट्रायंगुलेशन वर्क के लिए, ठीक है। ग्रेटर एक्यूरेसी अचीव विद द लार्जर थियोडोलाइट, जितना साइज बड़ा होगा उतना हमारा एक्यूरेसी ग्रेटर मिलेगी हमें, ठीक है। अब यही लेवलिंग है, इसके पार्ट्स हैं, टेलीस्कोप, अपर प्लेट, वर्नियर स्केल, ट्राइपॉड, स्टैंड, पूरा, ठीक है। सबसे पहला जो फंक्शन होता है, देखो थियोडोलाइट में सबसे पहला काम करेंगे सेंटरिंग का। सेंटरिंग मतलब क्या होता है? सेंटरिंग मींस द सेटिंग द थियोडोलाइट एग्जैक्टली ओवर द इंस्ट्रूमेंट। जिस जगह आपको थियोडोलाइट मतलब फिक्स करना है, ठीक है, सबसे पहले तो आप ट्राइपॉड लगाओगे, ट्राइपॉड के बाद जब इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर रहे होगे तो इंस्ट्रूमेंट जिस पोजीशन पे आपको फिट करना है उस पोजीशन को सेंटर करना इज नोन एज सेंटरिंग। सेंटरिंग आपने की है, प्लम बॉब की मदद से सेंटरिंग होती है, ठीक है। प्लम बॉब आपने लटका दिया, जिस पॉइंट पे प्लम बॉब मतलब एक्ट कर रहा है दैट इज योर पॉइंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या पॉइंट ऑफ आप बोलोगे, वहीं से आपका सर्विंग स्टार्ट हो रही है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। जब आप थियोडोलाइट लगाते हो तो सबसे पहला काम सेंटरिंग का करते हो, तो दिस इज व्हाट नोन एज सेटिंग ऑफ द थियोडोलाइट एग्जैक्टली ओवर एन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन सो दैट द वर्टिकल एक्सिस लाइज इमीडिएटली अबव द स्टेशन. It can be done by the means of plumb bob suspended from a small hook attached to a vertical axis of the theodolite. ठीक है. The center shifting arrangement is provided if the instrument helps in easy and rapid performance of the centering. ठीक है. Centering के बाद होता है transiting. ठीक है. पहला method is centering. After that you will do the transit. Transit is also known as plunging or reversing. मतलब कहने का मतलब
मूव करना। अब जैसे मैंने आपको बोला था, सबसे पहला जब हम लेवलिंग का काम करते थे तो बैक साइड लेते थे, तो बैक साइड लेने के लिए जिस डायरेक्शन में इंस्ट्रूमेंट है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रोटेट करवाना पड़ेगा 180 डिग्री पे, तो दैट इज नोन एज ट्रांजिटिंग। आपने क्या किया, ट्रांजिट किया अपने इंस्ट्रूमेंट को। तो अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस जब आप 180 डिग्री से मूवमेंट करते हो, दैट इज नोन एज ट्रांजिटिंग। क्लियर है? ट्रांजिटिंग क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिंग। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू 180 डिग्री इन द वर्टिकल प्लेन, thus bringing it upside down and making it point exactly in the opposite direction। जिस डायरेक्शन में आपको सर्वेइंग करना होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब आप अपने टेलीस्कोप को मूव करवा देते हो, दैट इज नोन एज ट्रांजिटिंग। क्लियर? अब इसी का थोड़ा सा अदर टर्म आता है, दैट इज स्विंगिंग। स्विंगिंग का मतलब क्या होता है? इट मींस द टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट वर्टिकल एक्सिस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही जब वर्टिकल आप टर्न करवाओगे, दैट इज नोन एज स्विंगिंग। ठीक है, जब आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने ट्रांजिट किया। ट्रांजिट का मतलब हो गया आपने 180 डिग्री अपने टेलीस्कोप को घुमा लिया। ठीक है, लेकिन जब आप टेलीस्कोप को वर्टिकल एक्सिस में हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाते हो, दैट इज नोन एज स्विंगिंग। देखो ये हो गया, दिस पार्ट को ऐसे घुमाया 180 डिग्री पे, दैट इज नोन एज क्या आया हुआ आपका, दैट इज नोन एज रिवर्सिंग और दैट इज नोन एज ट्रांजिटिंग। लेकिन इस चीज को ऐसे घुमाया, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब आप घुमाओगे, दैट इज नोन एज स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप। ठीक है, तो स्विंगिंग कैन बी नोन एज राइट और लेफ्ट। ठीक है, स्विंगिंग इज कॉल्ड राइट और लेफ्ट अकॉर्डिंग एज द टेलीस्कोप इज रोटेटेड। अगर आपने क्लॉकवाइज घुमाया, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे होगा, तो ऐसे घुमाया तो दैट इज राइट, और जब आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो दैट इज लेफ्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं फेस लेफ्ट, और फेस राइट दूसरा टर्म हो जाएगा। ठीक है, फेस राइट। नेक्स्ट इज चेंजिंग फेस। फेस को अगर आप चेंज कर रहे हो, इट इज ऑपरेशन ब्रिंगिंग द वर्टिकल सर्कल टू द राइट ऑफ द ऑब्जर्वर ओरिजिनली टू द लेफ्ट एंड द वाइस वर्सा। ठीक है, इस तरफ सबसे पहला काम करेंगे। ये सारी चीज हो गई। अब आते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ये हमने लेवलिंग में भी देखा था। जिस साइड से, जिस जगह से आप ऑब्जेक्ट को देखोगे, ठीक है, और आई से देखोगे, इसकी जो लाइन जाएगी एग्जैक्ट, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ कॉलिमेशन। टेलीस्कोप में जो लाइन जाती है, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ साइट। इट इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर्स ऑफ द डायग्राम टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ग्लास एंड इट्स कंटिन्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अंदर का जो एक्सिस होता है, दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास टू द सेंटर ऑफ द आईपीस। नेक्स्ट इज एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब। अब बबल लाइन और ये लेवल ट्यूब क्या होता है? जब आपने इंस्ट्रूमेंट तो फिक्स कर दिया, सेंटरिंग हो गई, अब आपको इंस्ट्रूमेंट को भी लेवल करना पड़ता है। मतलब आपको देखना है जो जिस लेवल से आप एंगल लोगे, क्या वो हॉरिजॉन्टल है या नहीं, मतलब वो फिक्स है या नहीं। तो आपको लेवल बबल ट्यूब जो होती है उसको भी आपको लेवल करना पड़ता है, सेंटर में लाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो बबल ट्यूब है उसको सेंटर पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्रू से पहले इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब बोलते हैं। इट इज द स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्यूब। इट इज हॉरिजॉन्टल व्हेन द बबल इज एट द सेंटर। सबसे पहला काम बबल को सेंटर में करना है। ठीक है, तब आपका इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस को ही हम क्या, इट इज द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। Horizontal axis is the also known as Sternian axis. It is the axis about which the telescope can be rotated in the vertical plane. ठीक है, that is horizontal axis. Now, what is the adjustment of the theodolite? सबसे पहले there are two types of adjustment, permanent and temporary. Permanent adjustment में आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आपको सारी चीज वो करनी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब है, सबसे पहले परमानेंट एडजस्टमेंट किया जाता है फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आप जब तक एडजस्ट नहीं कर पाओगे इंस्ट्रूमेंट को, तब तक आप ऑब्जर्व क्या करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके तरीके हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल, देन कॉलिमेशन एडजस्टमेंट, फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को करोगे, देन एडजस्टमेंट ऑफ द टेलीस्कोप लेवल और एल्टीट्यूड लेवल, देन वर्टिकल सर्कल। ठीक है, ये सब मेथड करने के बाद फिर आपका होगा टेम्पररी एडजस्टमेंट। ठीक है, टेम्पररी एडजस्टमेंट वही सारे मेथड, सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग। सबसे पहले सेंटर किया, फिर लेवल किया इंस्ट्रूमेंट को बबल ट्यूब से, फिर फोकस किया। अब अपना फोकस होगा। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजरमेंट करोगे, कैसे दे रहा, 3 मेथड, ऑर्डिनरी मेथड, रिपीटेटिव मेथड, रिइटरेशन मेथड। ठीक है, ये सारी चीजें। ऑर्डिनरी मेथड में क्या करोगे, एक पॉइंट लिया, जिस पॉइंट पे आप स्टेशन को लगाया, मतलब थियोडोलाइट को लगाया, आपने क्या किया, एक पॉइंट को अपना स्टाफ रख के
स्टाफ रख के उस पॉइंट का एंगल में मेजर किया, फिर हमने रोटेट करवाया, रोटेट करवा के दूसरे पॉइंट को मेजर किया दूसरे स्टाफ रख के, ठीक है। तो दोनों के बीच का हमारे पास एंगल आ गया, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है। ऑर्डिनरी मेथड से भी कर सकते हो हॉरिजॉन्टल एंगल। ये पूरे स्टेप दिए हुए हैं, स्टेप एक एक बार पढ़ लेना, बाकी हम जब करेंगे ना रियल में तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि कैसे करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। फिर रिपीटेशन मेथड में क्या होता है, ऑर्डिनरी मेथड में तो एक बार आपने एंगल ले लिया, काम खत्म हो गया। रिपीटेशन मेथड में आप एक ही पॉइंट से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार एंगल लोगे, रिपीटेटिव मतलब टाइम्स के एंगल लोगे, फिर आप उनका एवरेज निकालोगे, दैट इज नोन एज रिपीटेशन मेथड, ठीक है। तो रिपीटेशन मेथड में आपका एक्यूरेसी ज्यादा होती है, ठीक, एरर आने की चांस कम होती है, क्योंकि आपने एक ही चीज, एक ही पॉइंट से दो तीन बार एंगल ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज रीइटरेशन मेथड, ठीक है। रीइटरेशन मेथड में क्या होता है, आप क्या करते हो, दो चार पॉइंट, ये दिख रहा है पूरा सर्कल का आप पॉइंट बना लेते हो, ठीक है। उसी पॉइंट से हर एक एंगल को ले लेते हो, फिर आप टोटल एंगल कर लेते हो, 360 डिग्री आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपका क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मतलब वहां पे एरर आ रही है, ठीक है। तो दिस इज वेरी प्रिसाइज मेथड एंड लेस टीडियस, ठीक है। आपको एक ही पॉइंट से बहुत सारे एंगल लेने, मेजर करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा टीडीएस भी कम होता है और मोर प्रिसाइज हो जाता है, क्योंकि आप बार बार आपने एंगल ले लिया तो एरर होने की चांसेस कम हो जाती है, ठीक है। तो ये तीन तरीके के मेथड होते हैं, अलग अलग मेथड है, इनको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। ये तो हॉरिजॉन्टल एंगल। फिर इसी तरह वर्टिकल एंगल भी मेजर करना है। ये आपका एक्सिस से हॉरिजॉन्टल एंगल, ये वाला अल्फा एंगल मेजर हो रहा था, अब आपको वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए आपको एक्सिस, वर्टिकल एंगल पे एक्सिस आपको चेंज करना पड़ेगा, वही जो अभी बताया था 180 डिग्री पे आपको चेंज करना है, तो उससे आप वर्टिकल एंगल भी ले सकते हो, ठीक है। वर्टिकल एंगल के लिए भी पूरा स्टेप दिए हुए हैं, कैसे करना है, कैसे उसका एंगल मेजर करना है, कैसे उसकी रीडिंग को नोट करना है, ठीक है। इसमें क्लैंप स्क्रूज होते हैं, क्लैंप स्क्रूज को क्लोज करते जाओगे, अपर क्लैंप स्क्रू और लोअर क्लैंप स्क्रू को क्लोज कर दोगे तो फिर आपकी एक्सिस फिट हो जाएगी, मतलब फिक्स हो जाएगी। उसके बाद आप वर्टिकल एक्सिस में मूव करोगे तो यू विल गेट द वर्टिकल एंगल। तो यही तरीके होते हैं, दिस इज हाउ वी कैन यूज द थ्योडोलाइट। बाकी आप प्रैक्टिकल देखोगे तो प्रैक्टिकल ज्यादा समझ में आएगा, इसमें पता होना चाहिए आपको थ्योडोलाइट कैसे यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ, कुछ कुछ आइडिया बना अंकिता, हर्षिता? हाँ सर। या सब ऊपर से गया? चलो थोड़ा सा देख लेते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता क्या है। सुना तो सबने है, आपका जो मोबाइल या आप लोग ओला पे भी कैब बुक करते हो ना, दैट इज ड्यू टू जीपीएस। आपसे मोबाइल में मांगता है ना कि जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो दैट इज डन बाय द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। होता क्या है, देखो सिंपल सा समझने के लिए, इट इज द कलेक्शन ऑफ द 24 सैटेलाइट्स, ठीक है। 24 सैटेलाइट्स की मदद से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को करें। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, हमने पहले चेन सर्वेइंग की, चेन सर्वेइंग से हम धीरे धीरे कंपास पे पहुंचे, कंपास से हमने क्या क्या किया, थोड़ा सा थ्योडोलाइट लेवलिंग, ये सब लेवल पे पहुंचे, है ना। धीरे धीरे हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को अपना अपना क्या करते गए, हायर वर्जन को यूज करते गए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर और सारी चीजें हम यूज करते गए। अब हमने क्या किया, सीधा हम जीपीएस जीआईएस पे पहुंच गए। जीपीएस जीआईएस क्या कर रहे हैं, ओवरऑल द विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स हमने क्या कर रखा है, 24 सैटेलाइट हमने नहीं, जीपीएस इज द सिस्टम फ्रॉम द यूएसए, यूएस के का जीपीएस है, ठीक है। अब आपको बता दूं जीपीएस सिस्टम ही हमने यूज करने के लिए, जब इंडिया कारगिल वॉर चल रहा था ना, सॉरी इंडिया कारगिल बोल रहा हूं, कारगिल का ही वॉर चल रहा था ना, इंडिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हमारे पास ये जीपीएस लोकेटर नहीं थे, ठीक है। तो हमने अमेरिका से मदद मांगी थी, लेकिन उस टाइम अमेरिका ने मना कर दिया था कि हम दो कंट्रीज के बीच में नहीं। तो उस टाइम क्या हुआ था, कारगिल का युद्ध क्या हुआ था, पाकिस्तानी हमारे हायर एल्टीट्यूड पे थे, हायर एल्टीट्यूड मतलब पहाड़, मतलब ऐसी ऐसी पहाड़ियां है ना कि ऊपर की तरफ पाकिस्तानी थे और हम लोग नीचे की तरफ थे, ठीक है। तो ऊपर से एक बम गिरा दिया ना तो नीचे के लोग वैसे ही हो जाते थे, तो हमको ऊपर चढ़ना था, ऊपर चढ़ के तो हम पाकिस्तान वालों को खत्म कर पाते, तो सबसे टिपिकल था। तो हमने पाकिस्तान वो अमेरिका से क्या हेल्प मांगी कि हमें ये बता दें उनकी टैंक की पोजीशन क्या है और प्रॉपर लोकेशन मिल जाए तो हम यहाँ से मिसाइल छोड़ के या कोई भी चीज, मतलब एग्जैक्ट उस पॉइंट पे कोई भी चीज कर सके, लेकिन उन्होंने उस टाइम मना कर दिया। तो जीपीएस उसी टाइम हमने भी डिसाइड किया था कि हम भी अपना ऐसा कुछ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बनाएंगे,
तो आज हमारे पास भी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। अब तुम लोग पता करके बताओगे उसका नाम क्या है, ठीक है। जैसे जीपीएस है ना, वैसे ही हमारे पास भी एक सिस्टम है। कोई बताएगा क्या था, किसी को पता हो? अब मुझे आज पता करके बताओगे, देखते हैं कौन पहले मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता है, ठीक है। हमारा जो जीपीएस सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम यूएसए, ठीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सबसे पहले उन्होंने ही दिया था, जो इसलिए उन्हीं के बेसिस पे चल रहा है। आज भी हम उनके उसको यूज कर रहे हैं, जो हमारे मोबाइल में चल रहा है ना जीपीएस, दैट इज टोटली डन बाय द यूएसए, ठीक है। तो उन्होंने यूएसए ने क्या किया था, अब 24 सैटेलाइट छोड़ी थी, ठीक है। स्पेस में अभी भी 24 सैटेलाइट्स हैं। दे आर कलेक्टिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पोजीशन, मतलब आपकी मेरी सबकी, क्योंकि हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में जीपीएस है, हम कहीं भी जाते हैं जीपीएस ऑन रहता है, ठीक है। कई बार ये जीपीएस बंद करके देखना तो आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर जीपीएस ऑन है तो आपकी, जो आपने देखा होगा मूवी में क्या होता है, पर्टिकुलर पर्सन की लोकेशन ट्रैक करते हैं। कैसे ट्रैक करते हैं? विद द हेल्प ऑफ जीपीएस। हर एक चीज में जीपीएस है। इनफैक्ट आपके लैपटॉप, आपके हर चीज में ना वो ग्लोबल मतलब जीपीएस एक डिवाइस लगी हुई है, जिसके आधार पे आप पता चल जाता है कि आप कहाँ पे हो या कहाँ पे वो चीज है, ठीक है। तो जीपीएस एक तरीके का सिस्टम है, ठीक है, दैट इज टेकिंग द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। तो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी आप रहो तो वहां से इसकी लोकेशन पता चल जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम थोड़ा हम लोग हायर वर्जन पे पहुंच गए। अब हम लोग पर्टिकुलर पोजीशन की मतलब क्या ले रहे हैं, पर्टिकुलर पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट वी आर गोइंग टू टेक द कोऑर्डिनेट्स और उसको हम लोकेट कर पाते हैं। तो जीपीएस का देखो कहाँ कहाँ पे यूज आया, हम नेवी सिस्टम में, मतलब ये शुरुआत में आया था यूएस मिलिट्री सिस्टम के लिए, ठीक है, मिलिट्री सिस्टम के लिए आया था। ये देखो, अब ये देखो लोकेशन, ये है 24 सैटेलाइट्स जो हर मतलब पॉइंट की लोकेशन बताते हैं, ठीक है। विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको बता देंगे कि कौन पर्सन कहाँ पे क्या है। आज आप लोग अभी गूगल पे डाल के देखना जीपीएस लोकेटर, जीपीएस लोकेटर में कैसे ट्रैक होते हैं, मेरा फोन नंबर डाल के देखना, ठीक है। तो वो बताएगा मेरी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो दिस इज व्हाट नोन एज, कि मतलब बताएगा कि हमारी पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो आज अभी ये चीज करके देखना, और आप लोग खुद का एक दूसरे का भी करके देखना, तो वो बता देगा कि कहाँ पे क्या चीज मिल रही है, ठीक है। तो ये पूरा देखो, बहुत डिटेल में तो नहीं, आपको पता होना चाहिए जीपीएस है क्या, किस पे वर्क करता है। तो दिस इज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द सैटेलाइट्स, और किस पे वर्क कर रहा है, सिग्नल पे, ठीक है। अगर आपने फोन में जीपीएस बंद कर दिया ना, अभी मैं बंद कर दूं तो मेरी लोकेशन कहीं नहीं बता पाएगा, ठीक है। लेकिन वो लास्ट लोकेशन बता देगा कि लास्ट आप लोग यहाँ पे थे। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, समझ आया ये। ये देखो, इस तरह की लोकेशन बता रहा है। गूगल पे जैसे आप डालते हो ना, गूगल पे आपने डाला, मान लो किसी का भी, जैसे अपना एड्रेस भी डालते हो ना, तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ जीपीएस। जीपीएस की लोकेशन से वो बताएगा कि कहाँ पे क्या चीज है, जहाँ कहाँ पे किसका घर है, कहाँ पे अंकिता का घर है, कहाँ पे अंकिता प्रेजेंट में है अभी, ठीक है। जैसे ही नेट ऑन करते हो ना, वैसे ही जीपीएस भी आपको मोबाइल में, देखो मोबाइल में देखा होगा आप लोगों ने, जीपीएस वो मांगता है, गूगल लोकेटर या जीपीएस वो मांगता है कि जीपीएस ऑन करना है नहीं करना है। जब आप कोई ओला या कोई भी कैब बुक करते हो ना, तो वो जीपीएस से ही लिंक करता है, ठीक है। जब तक आपका आपका वो ऑन नहीं होगा, तब तक फिर वो लोकेट नहीं कर पाएगा। कभी ट्राई किया नहीं किया, ये बताओ। हाँ सर। ये देखो, इस कार को लोकेट कर रही है सैटेलाइट्स, ठीक है। हमने इसकी डिटेल मांगी, तुरंत का तुरंत जीपीएस ने डिटेल भेजी और इस कार को लोकेट कर दिया, यहाँ पे ये लोकेट। तो दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग दिस विद द हेल्प ऑफ, तो इनका यूज है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। हम देखो एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो जीपीएस से ही डायरेक्ट क्यों ना हम यूज कर लें। आज हमें किसी चीज का मोदी यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेट चाहिए, डायरेक्ट हम मोदी यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है, किस पोजीशन पे है, किस पॉइंट पे है। तो अब ये छोटे मोटे सर्वे अब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट में जब हमें डिटेल चाहिए होती है, तो ये जीपीएस बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दे पाता, एग्जैक्ट तो नहीं दे पाता। अब आपको जैसे हमको आपको किस पर्पस के लिए यूज करना है, सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट किस लिए यूज करेंगे, प्लान और मैप बनाने के लिए। तो प्लान मैप बनाने के लिए आपको जीपीएस की यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू हैव टू गो टू देयर और आपको प्रॉपर पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब देखो इनके एप्लीकेशन देख लो, एप्लीकेशन क्या है, स्मार्टफोन, कार नेविगेशन। कार नेविगेशन में भी, कार में भी आपने देखा होगा कि कई बार आप जब कहीं जाते हो, आपको पता नहीं है, तो आप जो लोकेटर डालते हो ना, लोकेटर बोल रहा हूँ, गूगल पे जो आप लोकेशन डालते हो, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू जीपीएस। जीपीएस से ही वो रिलेट करके आपको बताता है कहाँ जाना है, ठीक है। तो लेन स्पेसिफिक नेविगेशन, ठीक है, पर्टिकुलर किस लेन में, सर्वेइंग फॉर द मैप फॉर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर सेंटीमीटर टू एमएम विल यूज, ये सब बहुत मतलब सारी चीजें। डिफॉर्मिंग मॉनिटरिंग ड्यू टू द अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, माइनिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, ये सारी चीजें आप जीपीएस से ले सकते हो। एरोप्लेन प्रिसीजन, लैंडिंग रिक्वायर्स, जो रडार होता है ना, रडार वडार भी ये जीपीएस को ही डिटेक्ट करता है,
ठीक है। एरोप्लेन जो उड़ रहे हैं, एरोप्लेन की लोकेशन क्या है, एरोप्लेन में भी जीपीएस लोकेटर लगा हुआ है, ठीक है। जीपीएस का एक मटेरियल देखो, जैसे मोबाइल में जीपीएस का एक वो लगा हुआ है, तभी तो वो इसको लोकेट कर पा रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, सैटेलाइट का फायदा क्या हुआ, बोलो कि हम ऐसे भी तो कर रहे थे, नहीं, विद इन नैनो सेकेंड्स, मतलब आपने एक बार डाला, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन बंदा कहाँ बैठा है, लेकिन उसकी प्रॉपर लोकेशन आपके पास आ गई। तो दिस इज व्हाट डन इन द नैनो सेकेंड्स, मतलब बहुत जल्दी, ठीक है। जीपीएस इज यूज फॉर टाइमिंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड एंड फाइनेंशियल नेटवर्क। आप सोचो, कभी कोई घर में हो जो नेवी में काम करता हो, उन लोग का क्या होता है, 6-6 महीना, 1-1 साल वो लोग मतलब शिप पे ही रह जाते हैं, तो उनके पास नेविगेशन का कोई साधन नहीं होता, तो दे आर ऑल्सो यूजिंग जीपीएस, ठीक है। जीपीएस से ही उनका कनेक्टिविटी बनी रहती है, उनकी लोकेशन कोऑर्डिनेट, जैसा हम लोग अभी जाते हैं ना, हम लोग को पता है कि हमें मुझे असम जाना है या मुझे गुवाहाटी जाना है, ठीक है, वो लोकेशन, वैसे ही उनको वो जीपीएस के थ्रू कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द जीपीएस का क्या जरूरत है। अब जीपीएस का एक और हायर वर्जन होता है, दैट इज जीआईएस, दैट इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ द सैटेलाइट्स, जो जीपीएस का भी हायर फॉर्म है, ठीक है। तो इनका भी यूज करके हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मेन हमारा यही है, देखो बेसिक हमें पता होना चाहिए जीपीएस क्या है। अब जीआईएस इसका भी हायर वर्जन है, और भी कई नई नई चीजें आ गई हैं, तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। तो यही था सर्वेइंग में आपका, और कुछ उतना तो नहीं। बाकी फिर कोई डाउट होता है, कुछ दिक्कत होती है तो फिर पूछ लेना। बाकी आज के लिए फिर इतना ही करें, और कुछ पूछना है? बाकी देखो क्या है, अब तक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीक मिलेगा, नेक्स्ट वीक शायद क्लास ना हो, क्योंकि हम लोग की ड्यूटी लगेगी। अब मिड टर्म में तुम लोग तो हो नहीं, लेकिन बाकियों का तो एग्जाम है, तो हम लोग की तो ड्यूटी तो लगेगी, तो शायद नेक्स्ट क्लास ना हो। अगर मैं रहा फिर भी तो मतलब क्लास ले लेंगे, या तो जैसा हो, अगर आपके जैसे डाउट्स हो तो एक बार या तो नेक्स्ट वीक पूरा पढ़ाई कर लो, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लो, एक एक बार सारे लेक्चर सुन लो, उसके बाद कुछ डाउट आए एक बार पीडीएफ देख लो, ठीक है, क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद भी फिर डाउट आए तब फिर आके बोलना, तब फिर पूछ लेना, ठीक है। बाकी अभी तक कोई डाउट कुछ भी? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, लेकिन एक बार पढ़ लो, देखो पढ़ के आओगे ना तो कुछ समझ में भी आएगा, या कुछ लगेगा भी कि हाँ डाउट्स हैं, कुछ हैं, तो मेरे को भी पढ़ा, मतलब कुछ नई चीज पढ़ाने का मन करेगा, है ना। तो एक बार पढ़ के आओ, ठीक है। बाकी फिर देख लो। अब देखो मैंने पेपर तो बना दिया था तुम लोग का, सर्विंग करेंगे, अब तक जितना पढ़ाया उतने में से पेपर बना दिया था, राइज एंड फॉल के न्यूमेरिकल भी दे दिए थे। अब जब भी आओगे तो फिर वो पेपर तो देना ही पड़ेगा, मिड टर्म शायद अप्रैल में दोगे, जब भी दोगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लो, ताकि फिर टेस्ट वेस्ट की ज्यादा चिंता ना हो, ठीक है। तो इतनी चीज कंप्लीट करो, बाकी कोई डाउट हो कुछ भी हो, ठीक है, तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कुछ भी होता है। और मैंने एक क्वेश्चन दिया है आज,